गुड आफ्टरनून निकिता। बेटा हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टार्ट किया था डीएनए की संरचना। डीएनए की हमने स्टार्टिंग में देखी रासायनिक समायोजन। डीएनए की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। तो डीएनए का अपना रासायनिक समायोजन चल रहा था, जिसमें अपने सबसे पहले देखा न्यूक्लियोसाइड की संरचना। जो एक न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें एक पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन युक्त शर्करा, जिसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है, तो संरचना बन जाती है न्यूक्लियोसाइड। जब एक पेंटोज शुगर डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा में एक नाइट्रोजनी क्षारक ऐड होता है तो एक न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। जब इस न्यूक्लियोसाइड में तीसरे और पांचवें कार्बन परमाणु से फास्फेट समूह जुड़ता है तो बन जाता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर पेंटोज शर्करा में एक नाइट्रोजन क्षारक ऐड हुआ तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह ऐड हो जाता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक के बीच जो बंध होता है उसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। और जो पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह के बीच जो बंध होता है वो फास्फोडाइस्टर बंध होता है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इस न्यूक्लियोटाइड में दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड, जैसा हम जानते हैं 4 न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, उसी प्रकार से 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक एडिनो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड होता है, एक थाइमिडीन होता है और एक साइटिडीन होता है। 4 नाइट्रोजनी क्षारक है डीएनए में, तो 4 नाइट्रोजनी क्षारकों के कारण 4 ही न्यूक्लियोसाइड बनते हैं और 4 ही न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो इसमें देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। यहाँ पर ये जो श्रृंखला है ये उल्टी चलती है, दक्षिणावर्ती। तो दक्षिणावर्ती न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड से जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, जुड़ेगा, तो ये संरचना बनेगी द्विन्यूक्लियोटाइड। ये एक द्विन्यूक्लियोटाइड संरचना बनी। अब इसके बाद इसमें दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। देखिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। अब ये पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन गई। अब इसमें दो द्विन्यूक्लियोटाइड है। दो द्विन्यूक्लियोटाइड हो गए, यानी 4 न्यूक्लियोटाइड है, दो द्विन्यूक्लियोटाइड है, तो इसे बोलेंगे, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो गए तो इसे बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें और ऐड कर देते हैं हम। एक बार एडेनिन थाइमिन, फिर साइटोसिन गुएनिन, फिर दोबारा से रिपीट हो जाता है थाइमिन और एडेनिन। टी डबल बॉन्ड ए, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, उल्टा हो जाएगा। पहले सी ट्रिपल बॉन्ड जी, फिर जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी। जैसा हम जानते हैं एडेनिन से हमेशा थाइमिन जुड़ता है डीएनए की संरचना में द्विबंध से। साइटोसिन से हमेशा गुएनिन जुड़ता है डीएनए की संरचना में त्रिबंध से। ठीक है। ऐसे ही देखिए फिर दोबारा से ये रिपीट हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड टी। इस तरीके से देखिए ये 5 बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये श्रृंखला चल रही है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अगर इसकी हम आणविक संरचना बनाएं तो इस तरीके से देखिए,
ये इसकी आणविक संरचना है। इसमें ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ रही हैं। इनको अलग अलग कर देते हैं। देखिए ये जो श्रृंखला है, एक श्रृंखला ये है जिसको अपन रेड से शो कर रहे हैं। ये श्रृंखला, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्योंकि जो फास्फेट समूह होता है पेंटोस शर्करा के तीसरे और पांचवें कार्बन परमाणु से जुड़ता है, इसलिए श्रृंखला का नाम 3 5' 3' और 3' 5' रखा जाता है। ये श्रृंखला है 5' 3'। इसको हम 3' 5' भी रख सकते हैं नाम। जब इसको 3' 5' रखेंगे तो दूसरी को 5' 3'। अगर ये 5' 3' है तो दूसरी हो जाएगी 3' 5'। दूसरे को हम देखो येलो कलर से शो कर देते हैं। ये श्रृंखला है 3' 5'। ये डीएनए की आणविक संरचना, डीएनए की आणविक संरचना, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है डीएनए की। इसमें जो एक श्रृंखला है ये 5' 3', इसी तरीके की एक श्रृंखला है। ये एक श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला, फिर इसी से जुड़ती है दूसरी श्रृंखला, इसी से दूसरी श्रृंखला, एक श्रृंखला ये चलती है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर दूसरी श्रृंखला चलती है। इसका जो एक कुंडलन है, एक हेलिक्स जिसको बोलते हैं, ये एक कुंडलन ये है। इसका एक कुंडलन ये नहीं है, इसका एक कुंडलन ये है। कैसे है ये? क्योंकि 5 नाइट्रोजनी क्षारकों के युग्म तो इसमें होंगे, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, T डबल बॉन्ड A, G ट्रिपल बॉन्ड C और फिर A डबल बॉन्ड T। इसी तरह A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, T डबल बॉन्ड A, G ट्रिपल बॉन्ड C और A डबल बॉन्ड T। ये 10 क्षार युग्म है। ये एक कुंडलन है, एक कुंडलन, 1 हेलिक्स। ये 1 हेलिक्स है, एक कुंडलन है। इसकी जो लंबाई होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम और 34 एंगस्ट्रॉम है। जो नाइट्रोजनी क्षार युग्म है, नाइट्रोजनी क्षार युग्म में ये इनके बीच की दूरी ये 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो ध्यान रखना है, नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी कम होती है, कुंडलन की दूरी ज़्यादा होती है। अब ये ज़्यादा है इसलिए ये 34 एंगस्ट्रॉम है और ये पॉइंट में है यानी 3.4। ठीक है, तो ये 3.4 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम है और ये 34 एंगस्ट्रॉम है। ये कुंडलन है पूरा। ये एक श्रृंखला है, ये उत्तरावर्ती दक्षिणावर्ती कुंडलन कर रही है। दूसरी श्रृंखला नीचे से ऊपर चलती है। भाई एक हो गई ये 5' 3', ठीक है, 5' 3'। दूसरी हो गई 3'
5'। नीचे से वो उसी तरीके से देखो 5', नीचे से वो 5' ही है, सेम है। तो एक श्रृंखला ऊपर से चलती है, एक श्रृंखला नीचे से चलती है, तब जाकर एक डीएनए अणु की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो व्यास है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आधी दूरी जो देखें हम, यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये डीएनए की संरचना है, डीएनए अणु की संरचना होती है। तो इसकी विशेषताएं अगर हम देखें, पॉइंटों में लिखें अगर विशेषताएं, तो विशेषताएं किस तरीके से होगी, देखिए डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना की विशेषता है। डीएनए की संरचना की विशेषताएं, नंबर 1, डीएनए एक द्विकुंडलित डबल हेलिक्स द्विकुंडलित या द्विरज्जुकीय सीडी नुमा श्रृंखला होती है। डीएनए एक द्विकुंडलित या द्विरज्जुकीय सीडी नुमा श्रृंखला होती है। नंबर 2, डीएनए अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें एक श्रृंखला दक्षिणावर्ती व दूसरी श्रृंखला वामावर्ती कुंडलन करती है। दक्षिणावर्ती मतलब एक श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर चलती है, दूसरी श्रृंखला नीचे से ऊपर की ओर चलती है। जैसा हमने देखा, ये जो संरचना है इसमें देखो हमने इसको उल्टा इसलिए किया है कि एक श्रृंखला नीचे से ऊपर की ओर चलेगी और एक श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर चलेगी। जो श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर चल रही है वो दक्षिणावर्ती हो गई, नीचे चल रही है दक्षिणावर्ती। जो नीचे से ऊपर चल रही है उत्तर दिशा की ओर है, यानी वामावर्ती। तो इसमें जो 2 श्रृंखला हैं वो एक श्रृंखला दक्षिणावर्ती और दूसरी जो श्रृंखला है वो वामावर्ती कुंडलन करती है। ठीक है, नंबर 3 देखिए, इसके एक कुंडलन की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 10 क्षार युग्म होते हैं। 10 क्षार युग्म होते हैं। जैसा बताया था कि ये जो मॉडल दिया था ये 1953 में वाटसन और क्रिक ने दिया था। जो वैज्ञानिक थे वाटसन और क्रिक, उन्होंने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो मॉडल बी डीएनए का मॉडल था। उन्होंने ए बी सी डी और जेड डीएनए 4 प्रकार के डीएनए की संरचना बताई। तो जो मूल संरचना बताई थी, जो ज़्यादातर जीवों में पाई जाती है, वो बी डीएनए होता है। बी डीएनए के अंदर जो एक कुंडलन होते हैं उसमें 10 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है, जो ए डीएनए होता है उसके एक कुंडलन में 9 क्षार युग्म होते हैं। जो सी डीएनए होता है उसके एक कुंडलन में 11 क्षार युग्म होते हैं। जो डी डीएनए होता है उसके एक कुंडलन में 12 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार के डीएनए की संरचना स्पष्ट की थी। जो मूल रूप से जो उन्होंने संरचना स्पष्ट की थी वो बी डीएनए की दी थी, जिसमें 10 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है,
नंबर 4, इसकी संरचना में 4 युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो 4 युग्म है उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नंबर 5, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जो व्यास है डीएनए का वो 20 एंगस्ट्रॉम है। तो ये प्रमुख विशेषता है, ये लास्ट में अपन को डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। जैसे हम संरचना बताते हैं, स्टार्ट करते हैं कि डीएनए किसने खोजा, डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रकीय अम्ल है, केंद्रक के अंदर संश्लेषित होता है, केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा, फ्रेडरिक मिशर ने खोजा, डीएनए की संरचना के 3 भाग होते हैं, एक पेंटोस शर्करा, एक नाइट्रोजनी क्षारक और एक फास्फेट समूह। पेंटोस शर्करा को हमने डिस्क्राइब किया था स्टार्टिंग में कि 5 कार्बन युक्त डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। तीसरे 5वें कार्बन परमाणु से इसके फास्फेट समूह जुड़ता है। फिर नाइट्रोजनी क्षारकों को 2 भागों में बांटा था, एक पिरिमिडीन और एक प्यूरिन। पिरिमिडीन आपको बताया था कि पिरिमिडीन में एडेनिन और गुआनिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होता है। और पिरिमिडीन में 3 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एक होता है थाइमिन, एक साइटोसिन और एक यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। आरएनए में यूरेसिल की जगह यूरेसिल होता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए में थाइमिन नहीं होता है यूरेसिल की जगह। तो डीएनए और आरएनए दोनों में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। तो डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। अब ये 4, एक प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक पिरिमिडीन से ही जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ता है। एडेनिन थाइमिन के बीच द्विबंध होता है, वो हाइड्रोजन बंध होता है। साइटोसिन और गुआनिन के बीच त्रिबंध होता है, वो भी हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है। फिर फास्फेट समूह आपको बताया था कि फास्फोरिक अम्ल से एक फास्फेट समूह प्राप्त होता है जो डीएनए की संरचना के निर्माण में उपयोग में आता है। फिर इसके बाद फिर समायोजन कैसे होता है। सबसे छोटा जो अणु है डीएनए का वो न्यूक्लियोसाइड है। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं डीएनए में, तो 4 ही न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। जिस न्यूक्लियोसाइड में एडेनिन पेंटोस शर्करा से जुड़ता है, एडिनो न्यूक्लियोसाइड। जिसमें थाइमिन पेंटोस शर्करा से जुड़ता है, थाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड। जिसमें साइटोसिन पेंटोस शर्करा से जुड़ता है, साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड। और जिसमें बेटा जो ग्वानोसिन है, वह ग्वानिन है, वो नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोस शर्करा से जुड़ेगा, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड। तो 4 न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। अब इन न्यूक्लियोसाइडों से फास्फेट समूह ऐड हो जाता है। न्यूक्लियोसाइडों से क्या ऐड हो जाता है, फास्फेट समूह ऐड हो जाता है। जब न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट समूह ऐड होता है, ये देखिए फास्फेट समूह ऐड हो रहा है, तब एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो मेन संरचना न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में। तो डीएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइडो जो होते हैं, देखिए 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, फिर आनुवंशिक कूट में, जीनोम में, कोडोन में। जो कोडोन होगा आपने पढ़ा है, कोडोन होते हैं ए, यूए, यूसी, यूजीए। जो कोडोन होते हैं उनमें 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड ही एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है डीएनए की। भाई एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षारक भी आ गया, पेंटोस शर्करा भी आ गई, फास्फेट समूह भी आ गया। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, द्विन्यूक्लियोटाइड बनता है। और एक द्विन्यूक्लियोटाइड दूसरे द्विन्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनती है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जब आपस में जुड़ जाती हैं तो बनता है बेटा डीएनए अणु। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये ध्यान रखना है, बॉन्डिंग को ध्यान रखना है कि बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बंध है। नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच जो बंध होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच द्विबंध होता है। साइटोसिन गुआनिन के बीच त्रिबंध होता है, ये भी हाइड्रोजन बंधी है। पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच जो ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है। इधर देखिए ये जो फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी जो पेंटोस शर्करा है उसके बीच जो ये बॉन्ड है, ये फास्फो ईस्टर बॉन्ड है। ठीक है।
तो इस प्रकार से दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो फिर इसके बाद हम ये डीएनए की संरचना में ये विशेषताएं कंपलसरी हैं, ये भी बताना आपको जरूरी है। ये सबसे मेन है, काफ़ी बार ये विशेषताएं पूछी जाती हैं डायरेक्टली कि डीएनए की संरचना की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो विशेषताएं जब स्पष्ट करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं उसमें संरचना लिखें हम, उसमें संरचना नहीं लिखनी है, उसमें ये 5 पॉइंट होने चाहिए विशेषताओं में। 5 पॉइंट कौन से हैं कि डीएनए एक द्विकुंडलित या द्विरज्जु की या सीढ़ी नुमा श्रृंखला होती है, डाईहेलिक्स है, द्विकुंडलित है या द्विरज्जु की बोल देते हैं या सीढ़ी नुमा बोल देते हैं। डीएनए अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें एक श्रृंखला दक्षिणावर्ती और दूसरी वामावर्ती कुंडलन करती है। इसमें एक कुंडलन की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम जिसमें 10 क्षार युग्म होते हैं। इसकी संरचना में क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम और डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलन के अंदर जो आपको बताया कि एक कुंडलन जो होता है उसमें 10 क्षार युग्म होते हैं। देखिए ये 10 क्षार युग्म है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। ये एक कुंडलन है, एक कुंडलन इसका ये नहीं है, इस तरीके से ये एक कुंडलन बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो कुंडलन है उसमें ये 2 संरचनाएं आती हैं तब जाकर एक कुंडलन बनता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई संरचना की। संरचना से आगे चलते हैं कि डीएनए की हमने संरचना देखी, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है वो आएगा डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। हम जानते हैं डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट करके बताया है। हम क्यों जानते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ कैसे है, क्यों है, किसने स्पष्ट करके बताया, कौन से प्रयोग हैं? तो देखिए पहला प्रयोग था डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि निम्न 2 प्रयोगों के द्वारा की गई। कौन कौन से प्रयोग है? नंबर 1 फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। एक प्रयोग था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, 2 वैज्ञानिक है, एक फ्रेडरिक है, एक ग्रिफिथ है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। दूसरा प्रयोग है हर्शे और चेज का प्रयोग। तो ये कोई नए प्रयोग नहीं है बेटा, आपके पढ़े हुए प्रयोग हैं, पढ़े हुए एक्सपेरिमेंट हैं, वही प्रयोग हैं जो आपने पहले पढ़े हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्पष्ट करके बताया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और फिर हर्शे और चेज ने स्पष्ट करके बताया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है बेटा, तो क्या किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने? देखिए 1926 में दिया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग मॉडल दिया गया था 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा संरचना का, लेकिन उससे पहले ये सिद्ध कर दिया था प्रयोगों द्वारा कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो प्रयोग था सन 1926 में दिया गया। इन्होंने क्या किया देखिए, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु, हम जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु जो होते हैं वो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। निमोनिया का रोग कारक है, पैथोजन है, रोगजनक है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। कोकस का मतलब होता है गोलाकार जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु हैं। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु की 2 कॉलोनी या प्रभेद वर्धित किए मतलब ग्रो किए। इन्होंने 2 कॉलोनी ग्रो की
वो जो ग्रो किए इन्होंने, वर्धित किए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के, वो संवर्धित माध्यम में किए, संवर्धित पोषक माध्यम में। भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का या माइक्रोस्कोप का उन्होंने उपयोग किया, और माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए उन्होंने दो प्लेट ली, पेट्री डिश या कांच की कटोरी की तरह होती है। जैसे देखिए इस तरह की कांच की कटोरी होती है जिसको बोलते हैं पेट्री डिश, जिनका हम उपयोग करते हैं बायो के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर। वाच ग्लास का भी करते हैं, लेकिन वाच ग्लास थोड़ा फ्लैट ज़्यादा होता है। इस तरह की कांच की कटोरी होती है, इनको बोलते हैं पेट्री डिश, पेट्री डिश। अब जो एक पेट्री डिश है उसमें संवर्धित माध्यम में, कल्चर मीडियम के अंदर इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु का वर्धन किया, ग्रो किया, और ये जीवाणु पास पास थे ऐसे। तो ये जो कॉलोनी है ये रफ कॉलोनी थी, रफ कॉलोनी, इसको उन्होंने नाम दिया आर कॉलोनी, खुरदरी सतह। रफ यानी खुरदरी सतह। खुरदरी सतह की विशेषता ये है कि उसमें जो जीवाणु है वो नज़दीक नज़दीक है, कंडेंस है, संघनित है, संघनित अवस्था में है, ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है, कंडेंस है, संघनित है, इसलिए वो कॉलोनी कैसी हो गई, रफ हो गई। कॉलोनी यानी ग्रुप, समूह, ठीक है। हिंदी में प्रभेद भी कह सकते हैं, प्रभेद या कॉलोनी एक ही बात है। कॉलोनी मतलब जीवाणुओं का समूह या ग्रुप, ठीक है। तो ये आर प्रभेद हो गया। क्यों आर प्रभेद क्यों है? क्योंकि रफ सतह है, इसमें जीवाणु बहुत अधिक मात्रा में है, संघनित अवस्था में है और रोगजनक है। आर कॉलोनी परिवर्धित की है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु की, ये आर कॉलोनी है। ये रोग कारक है, रोग कारक है। आर कॉलोनी ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा मात्रा में अटैक करेंगे किसी भी जीव के अंदर, प्राणी के अंदर, तो निश्चित रोग उत्पन्न करेंगे। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है तो हमारी जो WBC है, किसी भी मैमेलियन की जो WBC है वो इनसे हार जाएगी और इनको नष्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा बैक्टीरिया है। भाई कम मात्रा में होंगे बैक्टीरिया, एक या दो होंगे, तो WBC मिलकर उसको, उसके साथ लड़ाई करती हैं और उसको नष्ट कर देती हैं, और प्राणी को निमोनिया रोग नहीं होता है। अब ये रफ सतह पर है, ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए ये रोग कारक है, ठीक है। ये यदि किसी प्राणी में एंटर कर गए तो निश्चित निमोनिया रोग से ग्रस्त होगा और उसे निमोनिया रोग होगा। दूसरी कॉलोनी इन्होंने वर्धित की। दूसरी कॉलोनी में देखिए बहुत कम रोगाणु, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु हैं। ये दूसरी कॉलोनी है, इसको इन्होंने एस कॉलोनी नाम दिया, एस कॉलोनी या एस प्रभेद भी कह सकते हैं, ठीक है। स्मूथ सतह है, यानी कैसी सतह? चिकनी सतह है, स्मूथ सतह है, और स्मूथ सतह के कारण इसमें जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया, वो टिक नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं और दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और स्मूथ सतह के कारण उसमें वो वृद्धि भी नहीं कर पाए, ग्रोथ नहीं कर पाए। तो एक स्मूथ सतह है और ये रोग कारक नहीं है, क्योंकि दूर दूर है रोगाणु, रोग कारक नहीं है। अब क्लियर होगा? दो कॉलोनी वर्धित की है, ग्रो की है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु की। किसने? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। एक कॉलोनी एस कॉलोनी है और एक कॉलोनी आर कॉलोनी है और दूसरी कॉलोनी एस कॉलोनी है, स्मूथ सतह है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपना चेंज करना है। एक ये जो रफ कॉलोनी है, इसमें देखिए ये रफ कॉलोनी जो होगी, ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश। रफ कॉलोनी में दूर दूर होंगे रोगाणु,
रोगाणु कहाँ होंगे, दूर दूर होंगे, और जो स्मूथ है उसमें नज़दीक होंगे, तो ये रोग कारक नहीं है। पेट्री डिश है एक, इसमें दूर दूर है, दूर रफ कॉलोनी में दूर दूर होंगे, उसमें रफ सतह होगी जिसके कारण रोगाणु नज़दीक नहीं आएंगे आपस में और ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ये रोग कारक नहीं है, रोग कारक नहीं है। और चिकनी सतह जो है उसमें देखिए ये रोग कारक है, इसमें नज़दीक नज़दीक है, क्योंकि सतह चिकनी हो गई ना, चिकनी सतह होगी जिसमें पोषक माध्यम ज़्यादा है, जिसमें पोषक मीडियम उन्होंने ज़्यादा रखा, संवर्धित माध्यम, ये संवर्धित पोषक माध्यम में है, संवर्धित पोषक माध्यम। जैसा आप देखते हो कोई चिकनी सतह होती है वहाँ पर रोगाणु ज़्यादा पनपते हैं, और जो सतह ओपन होती है, खुली होती है, रफ सरफेस होती है, वहाँ रोगाणु नहीं पनपते हैं। ठीक है, तो आर कॉलोनी में रोगाणु दूर दूर हैं, ठीक है, और जो एस कॉलोनी है उसमें संघनित है रोगाणु, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, और रोग कारक हैं, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, और ये आर कॉलोनी के रोग कारक नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या किया, प्रयोग किए, 4 प्रयोग किए इन्होंने, इन्होंने 4 प्रयोग किए। किस तरीके से, देखिए इन्होंने मादा चूहों पर प्रयोग किए, इनका मादा चूहे पर आर कॉलोनी व एस कॉलोनी का उपयोग किया। मादा चूहा माइस है, चूहिया भी कह सकते हैं हम, ठीक है, तो मादा चूहे पर इन्होंने उपयोग किया है। क्या किया इन्होंने, इंजेक्शन लगाए, पहले आर कॉलोनी का इंजेक्शन लगाया एक चूहे पर, मादा चूहे पर, फिर उन्होंने एस कॉलोनी का इंजेक्शन लगाया, फिर उन्होंने क्या किया, एस कॉलोनी के जो रोग कारक हैं उसको गर्म किया, गर्म करके फिर इंजेक्शन लगाया, फिर उन्होंने लास्ट चौथे प्रयोग में क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, आर और एस, और मिक्स करके वो इंजेक्शन किया, अंत्यक्षेपण जिसको अपन कहते हैं। तो देखिए पहले प्रयोग में क्या किया, पहले में देखिए आर कॉलोनी के रोगाणुओं को आर कॉलोनी के समूह को लिख सकते हैं अपन, आर कॉलोनी के, क्योंकि रोग कारक नहीं है, के प्रभेद या कॉलोनी को, प्रभेद को, आर कॉलोनी के प्रभेद को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, प्रवेश कराया। अब प्रवेश कैसे कराया, इंजेक्शन के द्वारा कराया। ठीक है, जो इंजेक्शन है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अंत्यक्षेपण, अंत्यक्षेपित किया, उसके शरीर में अंत्यक्षेपित किया। चूहा देखिए स्तनधारी प्राणी है, चूहा कैसा प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है, सभी लक्षण, ज़्यादातर लक्षण मानव की तरह उसके अंदर होते हैं। ठीक है, मैमेलियन कैरेक्टर होते हैं, मैमेलियन लक्षण होते हैं। तो आर कॉलोनी के जीवाणुओं को, जो कि दूर दूर हैं और कैसे हैं, आर कॉलोनी के रोग कारक नहीं है, तो निश्चित है भाई चूहे के शरीर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोग कारक नहीं है, तो चूहे को निमोनिया रोग होगा या नहीं होगा, भाई रोग कारक नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, आर कॉलोनी के प्रभेद को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, तो चूहे को निमोनिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आर कॉलोनी के हैं, दूर दूर हैं, रफ हैं, थोड़े बहुत रोगाणु होते हैं, वो उनके एमाइलेज एंजाइम मार देता है, लार में होता है, या फिर म्यूकस के अंदर एंजाइम होते हैं वो मार देते हैं, फिर भी जाता है, HCl मार देता है, आहार नाल में होता है। इसके अलावा फिर जो WBC है वो अटैक कर देती है, मैक्रोफेजेज होती हैं वो मार देती हैं, एक दो जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चूहे को निमोनिया नहीं होता है, क्योंकि रोग कारक भी नहीं है जीवाणु, और चूहा जीवित रहता है, चूहा जीवित रहता है। ठीक है, ये तो पहला प्रयोग हो गया। अब दूसरा देखिए,
सेकंड प्रयोग, एस कॉलोनी के प्रभेद या समूह को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। उसी तरीके से दूसरा चूहा, वो चूहा नहीं, ऐसा नहीं कि एक चूहे में प्रवेश कराते रहेंगे, दूसरे चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। एक पर तो एक प्रयोग एक चूहे पर किया, उसको निमोनिया नहीं हुआ, ठीक है, जीवित रहा। और दूसरे चूहे पर एस कॉलोनी के जो प्रभेद के जो वर्धित किए थे उसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, वो उसके शरीर में प्रवेश कराए, ठीक है। तो निश्चित है भाई रोग कारक है एस कॉलोनी के जो रोगाणु हैं, एस कॉलोनी के जो रोगाणु हैं वो क्या हैं, रोग कारक है, निश्चित है रोग होगा भाई। चूहे को निमोनिया रोग हो जाता है, चूहे को निमोनिया रोग हो जाता है, निमोनिया रोग हो जाता है। जब निमोनिया रोग हो जाता है तो चूहा मर जाता है, चूहा मर जाता है। तो स्पष्ट है कि एस कॉलोनी रोग कारक है, घने रोगाणु हैं, अचानक इंजेक्शन में अटैक कर देंगे, ज़्यादा मात्रा में अटैक करेंगे, WBC भी उनका कुछ नहीं कर पाएगी और चूहे को निमोनिया होगा और वो तुरंत मर जाता है कुछ समय बाद। अब नंबर 3, तीसरा प्रयोग देखिए, एस कॉलोनी के रोगाणुओं को 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके भाई 75 से 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये नष्ट हो जाते हैं। कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु। इस टेम्परेचर पर ये नष्ट हो जाते, मर जाते हैं, रोगाणु मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं मरते हैं। वो हमने बताया था आपको जब स्टार्ट किया था, जैसे टीबी का बैक्टीरिया है जिनमें म्यूसिन का तीसरा संपुटिका का आवरण होता है, या फिर टाइफाइड का बैक्टीरिया है। तो बहुत से बैक्टीरिया हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं मरते हैं। वो तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, पानी है, पानी को हम बॉईल कर रहे हैं, वाटर को अपन बॉईल कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉईल होगा वाटर, और जब वो गर्म करते ही रहेंगे वो इवोपोरेट हो रहा है वाटर, तो वो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है और वो टेम्परेचर 150, 200, 250 तक पहुंच जाता है, तब जाकर वो रोगाणु नष्ट होते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि एक बार बॉईल किया और बंद कर दिया, भाई बॉईल हो गया और रोगाणु मर गए सारे। कुछ समय तक बॉईल करते हैं, जब कुछ समय तक बॉईल करते हैं पानी को और उसके अंदर रोगाणु है, तो वो टेम्परेचर बढ़ता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बॉईल होना स्टार्ट होगा, और जब हम गर्म करते ही जाएंगे तो वो जो वो टेम्परेचर है वो 150, 200, 250 पर पहुंच जाएगा, तब जाकर वो रोगाणु नष्ट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये सामान्य हैं, इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते हैं, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये नष्ट हो जाते हैं ये रोगाणु, जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु हैं। एस कॉलोनी के रोगाणु को 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। भाई वो नष्ट हो जैसा मैंने बताया कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है, रोगाणु जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु हैं वो मर जाता है। तो जब मर जाएगा तो मरा हुआ है, डेड बॉडी है, क्या निमोनिया रोग उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा भाई, डेड बॉडी है, ठीक है। अब डेड बॉडी है इसलिए वो चूहे को निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है, चूहे को निमोनिया नहीं होता है, नहीं होता है तो जीवित रहता है, चूहा जीवित रहता है भाई। गर्म करने पर जो रोगाणु थे वो मर गए 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जो मर गए तो निमोनिया भी नहीं होगा, ठीक है। निमोनिया होगा तो डेड बॉडी हो गई। बड़े बड़े प्राणियों के मांस को भी आदमी खा जाता है, तो तब कौन सा वो मरता है? नहीं मरता है, तो वो तो रोगाणु है, दिखता भी नहीं है और वो भी डेड बॉडी है, ठीक है। तो चूहे को निमोनिया नहीं हुआ और चूहा जीवित रहता है, ठीक है।
अब देखो चौथा प्रयोग जो सबसे महत्वपूर्ण है, नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और कोई नया प्रयोग भी नहीं है बेटा, आपका पहला पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान करोगे 12th क्लास में भी ये प्रयोग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर 4, चौथे पर विशेष ध्यान देना। चौथे में क्या किया, एस कॉलोनी के ताप से मृत प्रभेद प्लस आर कॉलोनी के जीवित प्रभेद को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। भाई ये तो क्लियर था कि आर कॉलोनी तो रोग उत्पन्न करती ही नहीं है, आर कॉलोनी तो रोग उत्पन्न करती ही नहीं है। एस कॉलोनी जब ताप से मृत हो जाती है तो भी वो रोग उत्पन्न नहीं करती है, चूहे को निमोनिया नहीं होता है। इस प्रयोग में क्लियर हो गया, दूसरे में ये क्लियर हो गया, पहले में क्लियर हो गया। तो आर कॉलोनी तो रोग उत्पन्न नहीं करती है, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया। आधा इंजेक्शन भरा एस कॉलोनी ताप से मृत, आधा इंजेक्शन भरा आर कॉलोनी के जीवित प्रभेद। 10 ml तो लिया, जैसे 10 ml तो काफ़ी होता है, 5 ml लिया उसने एस कॉलोनी के ताप से मृत, 5 ml एस कॉलोनी के ताप से मृत। 2 ml ही सफिशिएंट होता है, एक ml भी अगर लेंगे 2 ml ही काफ़ी होता है। एक ml ले लिया एस कॉलोनी के ताप से मृत, 1 ml ले लिया आर कॉलोनी के जीवित प्रभेद। ठीक है, 2 ml हो गया। अब वो 2 ml को चूहे के शरीर में प्रवेश करा दिया। अब अलग अलग तो क्लियर पता है कि आर कॉलोनी रोग उत्पन्न नहीं करती है और ताप से मृत एस कॉलोनी भी रोग उत्पन्न नहीं करती है, चूहा जीवित रहता है। अब क्या होगा बताइए, क्या होगा बेटा? यहाँ ये होता है कि चूहे को निमोनिया हो जाता है, चूहे को निमोनिया हो जाता है, जिससे चूहा मर जाता है। अब इसका कारण स्पष्ट करो। इसका कारण फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्पष्ट किया कि भाई चूहा कैसे मर गया, न तो आर कॉलोनी से मरता है, न ताप से मृत से निमोनिया होता है, न मरता है। यहाँ पर ये चूहा कैसे मर जाता है, इसको उसने स्पष्ट किया और एक रूपांतरण का प्रयोग और रूपांतरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रूपांतरण का सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या कहा उन्होंने, देखिए यहीं पर लिख देता हूं मैं, देखिए ऊपर तक आपको दिख रहा है, 2 लाइन में सारी बात आएगी, 1-2 लाइन में। देखो, जीवित आर प्रभेद, ध्यान से समझना बेटा, जीवित आर प्रभेद के जीवाणुओं ने, ध्यान से सुनना है इस लाइन को, मैं लिख भी रहा हूं। देखो, जीवित आर प्रभेद के जीवाणुओं ने ताप से मृत एस प्रभेद के आनुवांशिक पदार्थ का उपयोग करके एस प्रभेद की नई संततियां उत्पन्न कर दी, जो रोग कारक थी। अब ध्यान से समझिए इस बात को, भाई जो एस प्रभेद है वो ताप से तो मर गए,
जीवाणु मरे लेकिन आनुवांशिक पदार्थ तो है उनका। भाई 1 ml अपन ने चूहे के शरीर में प्रवेश कराया तो आनुवांशिक पदार्थ तो है, आनुवांशिक पदार्थ थोड़ी मरा है। भाई आनुवांशिक पदार्थ तो उसी तरीके से है, उसका डीएनए तो उसके अंदर है, आनुवांशिक पदार्थ है तो आनुवांशिक पदार्थ थोड़ी डेड हुआ है। जो उसके अंदर मटेरियल है, जो उसके अंदर नाइट्रोजनी क्षारक है, ये नाइट्रोजनी क्षारकों का जो क्रम है, ठीक है, नाइट्रोजन जैसे अपने डीएनए की संरचना में देखा एटीसीजी नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम होता है, ठीक है, कुछ 0.1% बदलता भी है। तो आनुवांशिक पदार्थ तो है, वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं मरा, वो मिक्स हो गया। आर प्रभेद के जो जीवाणु हैं उनके डीएनए ने प्रतिकृति करी। आर प्रभेद के जो जीवाणु हैं उनका जो डीएनए है वो तीव्र गति से अलैंगिक जनन भी करता है। जीवाणु में लैंगिक जनन भी होता है, जैसा हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा कि जीवाणु के अंदर लैंगिक जनन भी होता है। एक कोशिकीय है जीवाणु और उसमें लैंगिक जनन भी होता है, पारक्रमण और संयुग्मन क्रियाएं होती हैं। जो पारक्रमण और संयुग्मन क्रियाएं होती हैं वो ही उसमें एक लैंगिक जनन क्रिया है। तो जब एस आर प्रभेद जीवित है, आर प्रभेद तो वृद्धि करेगा, ग्रो करेगा। जब वो ग्रो कर रहा था तो उसके डीएनए की प्रतिकृति हो रही थी। जब डीएनए की प्रतिकृति हो रही थी तो डीएनए जब प्रतिकृति होती है तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। आनुवांशिक पदार्थ मिल रहा है, पड़ा है साइड में एस प्रभेद का, अब उसका उसने उपयोग कर लिया। उपयोग कर लिया तो जो संतति उत्पन्न हुई उसमें एक श्रृंखला एस प्रभेद की थी, एक श्रृंखला आर प्रभेद की थी। भाई मिक्स संतति उत्पन्न हुई। हालांकि आर प्रभेद की 25% प्योर हो गई जो रोग उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन और 25% एस प्रभेद की प्योर हो गई और 50% हाइब्रिड हो गई जिसमें आर बी और एस बी। जैसा आपने मेंडल का प्रयोग देखा है कि लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं। लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो 25% लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, 50% अशुद्ध लंबे होते हैं, 25% शुद्ध बौने होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो जब डीएनए की प्रतिकृति हो रही थी तो अब डीएनए की प्रतिकृति के समय आनुवंशिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ी। आनुवंशिक पदार्थ की आवश्यकता हुई तो वहाँ पर एस प्रभेद का आनुवंशिक पदार्थ था। भाई डीएनए बनेगा तो जब भी ना, जब उसको फास्फेट मिलेगी, नाइट्रोजनी क्षारक मिलेंगे, हम जानते हैं जो हम पौधों में नाइट्रोजनी क्षारक या यूरिया डालते हैं तो यूरिया इसलिए तो डालते हैं भाई नाइट्रोजन मिले उसको, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए बने, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए बनेगा तो वृद्धि करेगा, ग्रो करेगा। डीएपी डालते हैं तो फास्फेट समूह मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस मिलेगी तो डीएनए बनेगा और वृद्धि करेगा। तो इसीलिए अपन पी और एन का उपयोग करते हैं, एक्स्ट्रा डालते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में। वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, मिलाया है एस प्रभेद का, ठीक है। तो वैसे भी तो अपन डालते हैं तो उनका भी तो, वो भी तो पेड़ पौधे के अंदर जाता है और पौधा ग्रो करता है क्योंकि उसमें डीएनए बनता है। और डीएनए में जो केमिकल फर्टिलाइजर में अपन ने दिया है यूरिया, उसमें नाइट्रोजन है, डीएपी दिया उसमें फास्फोरस है, तो वो मिला और डीएनए बना और उसने पौधे ने ग्रो किया। वैसे ही यहाँ बैक्टीरिया कर रहा है, पौधा भी तो जीवित है, जो ग्रो कर रहा है जिसको अपन ने फर्टिलाइजर डाला, वैसे जीवाणु भी जीवित है। आर प्रभेद तो जीवित है, एस प्रभेद ही तो मरा हुआ है, लेकिन एस प्रभेद का जो आनुवंशिक पदार्थ है उसका उसने उपयोग किया। आर प्रभेद ने जो उपयोग किया तो जो नई संतति बनी उसमें एस प्रभेद के जीन आ गए, एस प्रभेद का डीएनए आ गया, आनुवंशिक पदार्थ आ गया, और वो कैसा है, रोग कारक है। वो कैसा है बेटा, रोग कारक है और निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। एस तो कम्प्लीटली रोग कारक है, एस तो कम्प्लीटली रोग कारक है। तो इस लाइन को ध्यान से आप सुनिए, दोबारा सुनिए, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जीवित आर प्रभेद के जीवाणुओं ने ताप से मृत एस प्रभेद के आनुवंशिक पदार्थ का उपयोग किया। ताप से मृत एस प्रभेद के आनुवंशिक पदार्थ का उपयोग करके एस प्रभेद की नई संततियां उत्पन्न कर दी। जो एस प्रभेद की नई संतति उत्पन्न करी तो संतति के अंदर तो वो लक्षण आएगा, वो संतति तो जीवित है, जो संतति उत्पन्न करी वो तो जीवित है और वो निमोनिया रोग उत्पन्न करेगी, ठीक है। वो निमोनिया रोग उत्पन्न करेगी तो चूहे को निमोनिया रोग हो गया, और जब निमोनिया रोग हो गया तो वो चूहा मर गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भाई डीएनए की वंशागति होती है, डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, बोर्ड में नहीं आता, आपकी 12वीं क्लास में नहीं आता, हर चीज का दे दिया जाता है। बड़ा है ये प्रयोग, क्योंकि ये प्रयोग बड़ा है इसलिए बोर्ड में बहुत कम पूछा गया है। पिछले 25 साल में
पिछले 25 साल में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग 1 या 2 बार बाय दी वे ही पूछा गया है। हमेशा हर्षे चेज का प्रयोग पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पर इसी प्रयोग को पूछा जाता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। तो बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, एक बार ध्यान से पढ़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को समझ गए पूरा प्रयोग याद रहेगा। मूल निष्कर्ष ये है कि ये निष्कर्ष दिया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि जो आर प्रभेद है, जीवित आर प्रभेद, उन्होंने एस प्रभेद के आनुवंशिक पदार्थ को ग्रहण कर लिया और एस प्रभेद की नई संततियाँ, जीवित संततियाँ उत्पन्न कर दी। इससे ये स्पष्ट होता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। डीएनए को इसीलिए जीव की आत्मा कहा जाता है। तो डीएनए नष्ट नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपकी जूलॉजी क्लास होगी।